नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11 और हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। और भूगोल में जो टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो उस टेक्स्ट में जो हमारे पाठ नंबर 10 है जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, उस पाठ में जो दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उस 5 अंक वाले प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 है, वायुदाब के क्षैतिज वितरण के लिए विश्व प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। तो उनका उत्तर है, वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से पृथ्वी पर वायुदाब से 7 कटिबंध बनते हैं जो इस प्रकार है। देखिए 7 प्रकार किस प्रकार है आपके सामने। देखिए ये देखिए, ये विषुववृत्त है दाब, ये अपोध्या उर्ध्व दाब है, ये उपध्रुवीय निम्न दाब है, और ये उपोध्या उच्च उष्ण दाब है, ये उपध्रुवीय निम्न दाब है, ये मकरवृत्त है, ये कर्कवृत्त है। ठीक है, ये ध्रुवीय उष्णवृत्त है, और ये आपको ये ध्रुवीय उष्ण दाब है। ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है। ये इसमें आपको सारी की सारी डिटेल आपको समझाई गई है। तो देखिए पृथ्वी के प्रमुख भाग देखिए, उनके उत्तर आप देखिए। नंबर 1, विषुववृत्तीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो उसमें पहला पॉइंट है, इस कटिबंध का विस्तार 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। दूसरा पॉइंट है, इस कटिबंध के सूर्य की किरणें साल भर सीधी गिरती हैं, अतः यहाँ की वायु सदैव गर्म रहती है। आगे पॉइंट, इस कटिबंध में पवन नहीं चलती, केवल ऊर्ध्वाधर लंबवत संवहनीय वायुधाराएं ही ऊपर की ओर उठती हैं, अतः यह कटिबंध पवन विहीन शांत प्रदेश बना रहता है, इसलिए इसे शांत कटिबंध या ड्रोलम कहते हैं। दूसरा पॉइंट, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। तो उसमें पहला पॉइंट है, यह कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों की गोलार्ध में 30 अंश से 35 अंश के मध्य फैला है। इस कटिबंध में वायु लगभग शांत एवं शुष्क होती है, आकाशवश और मेघ रहित होता है। संसार के सभी गर्म मरुस्थल इसी कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित हैं। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो देखिए उनमें क्या आता है, तो इस कटिबंध का विस्तार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में 60 से अंश से लेके 65 अंश अक्षांश के बीच है। दूसरा पॉइंट है, इस कटिबंध में विशेष रूप से शीत ऋतु में अवदाब चक्रवात आते हैं। चौथा पॉइंट, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। तो उसमें पहला पॉइंट है, इनका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में 90 अंश उत्तर तथा दक्षिण के निकटवर्ती क्षेत्र में है। दूसरा पॉइंट है, तापमान यहाँ स्थायी रूप से बहुत कम रहता है, अतः धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, भूमंडलीय या प्रचलित पवनों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को भूमंडलीय पवन कहते हैं। ये पवनें एक वायुदाब कटिबंध से दूसरे वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। ये 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 है सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवनें कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, करियालिस बल के अनुसार ये अपने पथ से विक्षेपित होकर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व दिशा में बहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, व्यापारिक पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। जर्मन भाषा में ट्रेड का अर्थ निश्चित मार्ग होता है। चौथा पॉइंट है, विषुववृत्त तक पहुँचते पहुँचते जलवाष्प से संतृप्त हो जाते हैं तथा विषुववृत्त के निकट पूरे साल भारी वर्षा करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, पछुआ पवन है। तो ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहती हैं। दोनों गोलार्ध में इनका विस्तार 30 अंश से 60 अंश अक्षांश के मध्य होता है। और तीसरा पॉइंट है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी से तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी होती है। चौथा पॉइंट है, व्यापारिक पवनों की तरह से ये पवनें शक्ति और दिशा की दृष्टि से नियमित नहीं है। इस कटिबंध में प्रायः चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात आते रहते हैं। पांचवा पॉइंट, ध्रुवीय पवन है। ये पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहते हैं।
इनका विस्तार दोनों गोलार्ध में 60 अंश अक्षांश और ध्रुव के मध्य है। बर्फ की चादरों पर से आने के कारण ये पवनें अत्यंत ठंडी और शुष्क होती हैं। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विकास की अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो देखिए उनका आंसर क्या है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में ही है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में आते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग के अधिक होने के कारण लगभग सारा साल चलते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति जे बर्जक्निस के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर समझी जा सकती है। इनकी उत्पत्ति की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। तो अवस्था नंबर 1 क, इस सिद्धांत के अनुसार इनकी उत्पत्ति दो विभिन्न ताप तथा आर्द्रता वाली वायु राशियों के विपरीत दिशा से आकर मिलने से होती है। कोरियोलिस बल के अधीन ये पवनें एक दूसरे के लगभग समांतर चलती हैं। इन दोनों वायु राशियों के बीच वातावरण स्थित है। उत्तर ठंडी वायु वातावरण देखिए आपको चित्र में बताया हुआ है। पहली अवस्था में गर्म और ठंडी वायु राशियों के एक दूसरे के समांतर चल रही है तथा वातावरण स्थायी है। दूसरा यानी कि ख, इस अवस्था में चक्रवात बाल्यावस्था को दर्शाया गया है। इस अवस्था में उष्ण वायु राशि वाताग्र को धकेलकर शीतल वायु राशि में प्रवेश होने का प्रयास करती है और शीतल वायु राशि भारी होने के कारण नीचे आने लगती है। इससे वाताग्र तरंग के रूप में प्रवर्तित होने लगता है और वाताग्र को स्पष्ट रूप से उष्ण एवं शीत वाताग्रों में बांटा जा सकता है। इन वाताग्रों पर उष्ण तथा आर्द्र वायु ऊपर उठने को बाध्य हो जाती है, इसलिए आकाश प्रायः मेघाच्छन्न हो जाता है और वृष्टि होती है। दूसरी देखिए इधर आपको चित्र में बताया गया है। दूसरी अवस्था में गर्म और ठंडी वायु राशियों एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक घुसने का प्रयास कर रही है, अतः वाताग्र लहरनुमा हो गया है। अब देखिए ग अवस्था, तो इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था आरंभ होती है। इस अवस्था में शीतल वायु तेजी से नीचे उतरकर उष्ण वायु को परे धकेलती है, जिससे उष्ण खंड का आकार छोटा हो जाता है। तीसरी आपको इस चित्र में बताया गया है। तीसरी अवस्था में गर्म वायु राशि के ऊपर उठने के से एक निम्न वायुदाब में केंद्र विकसित हो गया है। पवन इस निम्न दाब केंद्र की ओर चक्राकार गति से चल रहे हैं। अब चक्रवात बन गया है। ऊष्मा और शीत वाताग्र का पूर्ण विकास भी हो गया है। अब देखिए सवाल नंबर 2, अवस्था ग, इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था पूर्ण रूप से विकसित हो गई है। इसमें शीत वाताग्र की शीतल वायु उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे उष्ण वायु केंद्र में स्थापित हो जाती है। परिणाम स्वरूप जहाँ निम्न वायुदाब केंद्र विकसित होने लगता है और शीतल वायु तेजी से केंद्र की ओर चलने लगती है। देखिए इधर आपको चित्र में बताया गया है। चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण दोनों वाताग्र निकट आ रहे हैं और उष्णखंड सिकुड़ता जा रहा है। अवस्था नंबर आगे ड, इसमें चक्रवात के क्षय होने की पहली अवस्था है। शीत वायु उष्ण वायु को तब धकेलती रहती है जब तक उसका भ्रूपृष्ठ से संपर्क टूट जाता है। आपको इधर देख रहा है। पांचवी अवस्था में उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र के ऊपर चढ़ गया है। इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। यह चक्रवात की समाप्ति की अवस्था है। देखिए च, इसमें चक्रवात का क्षय हो चुका है। इधर आपको देखने लगे हैं ये यह च, ठीक ठीक है। छठा है छठी और अंतिम अवस्था में उष्णखंड विलीन हो गया है। गर्म और ठंडी वायु राशियों ध्रुवीय वाताग्र के दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। यह चक्रवात का अंत है। अब देखिए सवाल नंबर 4, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है वो आपको बताना है, वो संक्षेप में बताना है। तो देखिए उसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर, तापमान व वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिमान वायु को पवन कहते हैं। ये पवन 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। देखिए उसका पहला है क्या है, दाब प्रवणता। तो वायुमंडलीय दाब जब की दूरी पर प्रभावित होता है तो पवनें तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा है घर्षण बल, धरातल से 1 से 3 है किलोमीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल पवनों के वेग को प्रभावित करता है। और तीसरा है कोरवालिस बल, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से दाईं ओर एवं दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। यह विक्षेपण विषुवत से
ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। सन 1884 में ईस्वी सन में फ्रांसीसी वैज्ञानिक की कोरियोलिस ने इसका वितरण प्रस्तुत किया था। अब देखिए सवाल नंबर 5, घोड़े का अक्षांश किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर मध्य अक्षांश को 60 से 65 उत्तर अक्ष के बीच जो होता है उसे कहते हैं। सवाल नंबर 6, भूविक्षेपी पवन किसे कहते हैं? तो जब समुदाय रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता कोरियोलिस प्रभाव से संतुलित हो जाता है। फलस्वरूप पवनें सब दाब रेखाओं के समांतर बहती हैं, इन्हें भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7, स्थानीय पवनें और स्थान। तो देखिए स्थानीय पवन लू तो ये है यूएसए अथवा कनाडा में, को फोहन तो वो है भारत में, चिनूक तो है आल्प्स में, मिस्ट्रल तो है फ्रांस में। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो आपको उस सही उत्तर क्या है, तो लू कहाँ पर आती है तो आपको बताना है। तो जो लू है वो कहाँ पर आती है, तो लू आती है हमारे देश भारत में। कहाँ पर आती है, भारत में, तो इधर आपको जोड़ना है तो इधर खाएगा। ठीक है, फोहन कहाँ पर है, तो फोहन है आल्प्स में। ठीक है, ग आएगा। और जो तीसरा है चिनूक तो वो कहाँ पर आएगा, चिनूक यानी कि यूएस कनाडा में। ठीक है, और मिल्ट्रस तो वे कहाँ पर आएंगे, ग यानी कि फ्रांस में आएगा। ठीक है, इस तरह हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से कम होने लगती है, वो क्यों? तो देखिए उनका आंसर देखिए, जलवाष्प वायुमंडल में विभिन्न मात्रा में पाई जाती है, यह स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। ऊंचाई के स्थान ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है, जिससे जलवाष्प की मात्रा भी कम हो जाता है। एल नीनो क्या है, दक्षिणी दोलन ने इसका क्या संबंध है, विश्व की जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। देखिए आगे, एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। दक्षिणी दोलन तथा एल नीनो की संयुक्त घटना को कोई एनएसओ क्या है, ईएनएसओ એટલે के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्षों में ईएनएसओ शक्तिशाली होता है। विश्व में बृहद मौसमी संबंध भिन्नताएं देखी जाती हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है, ऑस्ट्रेलिया व कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। अब देखिए सवाल नंबर 10, वायु राशियों कितने प्रकार की होती हैं, इनके उद्गम के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो वायु राशि 5 प्रकार की होती है उद्गम क्षेत्र। तो नंबर 1, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, तो एमटी यानी कि एमटी महासागर। दूसरा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, तो वो है सीटी महाद्वीप। और तीसरा है ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, तो एमपी यानी कि ध्रुवीय महासागर। नंबर 4, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, सीपी यानी कि ध्रुवीय महाद्वीप। और नंबर 5, महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि, तो सी यानी कि आर्कटिक महासागर। तो उष्णकटिबंधीय वायु राशि गर्म होती है तथा ध्रुवीय वायु राशि ठंडी होती है। वायु राशि के उद्गम क्षेत्र इस प्रमाण है, देखो। पहला उष्ण व उपोष्ण कटिबंध महासागर, तो कहाँ पर है, उष्ण महासागर। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, तो उष्ण मरुस्थल। तीसरा है उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, तो ठंडे महासागर। चौथा है उच्च अक्षांशीय अतिशीर्ण बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, तो बर्फीला महाद्वीप। चौथा है स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका तथा आर्कटिक क्षेत्र, तो अंटार्कटिका तथा आर्कटिक क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट चैनल तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।